आ जाइए सर, इधर आ जाइए। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग भी है। तो गुड मॉर्निंग। सभी लोग कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, लेकिन आपने सुना होगा जब जागो तभी सवेरे। तो इस क्लास का मतलब है आपको जगाना, इसीलिए गुड मॉर्निंग। अभी जगे नहीं है, अभी गुड नाइट है। मैं आपको जवाब दूंगा अगर ये शूट ना हो रहा होता तो आप सबको वेलकम। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और मेरे साथ सर। और सर, सबसे पहले हम लोग परिचय दे दें, फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सभी लोग अपनी डायरी पेन सब लेकर के आए हैं, निकाल लीजिए। आज हम लोग बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं, आपको मज़ा आएगा। तो मैं सर से कहूँगा कि सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक यादव, मैं बायोलॉजी फैकल्टी लैम्प लाइटर करियर इंस्टीट्यूट से हूँ। अब सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सर को भी मेरे पास 2 माइक है। बच्चों आप तो जानते ही हो, ठीक। जो वीडियो देख रहा है, मैं डॉक्टर शोएब, ठीक, केमिस्ट्री फैकल्टी लैम्प लाइटर करियर इंस्टीट्यूट, ठीक। आगे की बात सर करेंगे। तो हाँ, आज जो आपके सामने ये हो रहा है उसके आप वीडियो भी बना सकते हैं, ऑडियो आ ही रही होगी। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल में भी देखा होगा, रिवीजन कैसे करें, सिलेक्शन की गारंटी है ना। हालांकि गारंटी आजकल देने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये गारंटी हम नहीं दे रहे। ऊपर वाला सेंटेंस आपको दूसरे सेंटेंस की गारंटी दे रहा है। समझ में आ रहा है? यानी रिवीजन करेंगे तो सिलेक्शन की गारंटी है। लेकिन बहुत से सवाल हैं आपके पास, उन सवालों को हम एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो मैं सर से और आप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं, फिर बीच बीच में आप पिक्चर में आते रहेंगे, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू। तो ये माइक हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो चलिए देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है, रिवीजन की जरूरत तो है ना? देखिए, रिवीजन की जरूरत क्यों है, क्या है, उसको समझना होगा, ठीक है? रिवीजन की जरूरत क्या है? क्या बिना रिवीजन के हम चीजों को पॉसिबल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पढ़ रखा है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जितना पढ़ रखा है उसमें से कितनी चीजें आपके दिमाग में हैं, और एट वंस आप उसको एग्जीक्यूशन के दौरान लेकर के आ पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है, उससे बहुत बड़ा रोल होता है आपके रैम का। आपके फोन के अंदर 16 GB अगर हार्ड डिस्क है आपके फोन में, और 8 GB की रैम है, तो फोन बढ़िया चलेगा। लेकिन 128 GB की हार्ड डिस्क है और रैम है 1 GB का, फोन कूड़ा है, बेकार है। समझ रहे हैं आप? यानी जो रैपिड एक्सेस मेमोरी है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आई एम सॉरी, वो आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आप रैंडमली अपने दिमाग से चीजों को ला करके एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर दें, ये बहुत जरूरी चीज है। और जब भी आप अपने रैम को बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है रिवीजन की। क्लियर है? रिवीजन करता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन क्या करता है और रिवीजन क्या करता है। थोड़ी सी बात आपसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत ही छोटी और थोड़ी बात करने वाला हूं मैं आपसे। देखिए, हम सबका जो दिमाग होता है वो 2 तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक है हमारा कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, और एक है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस। ठीक, एक हमारा कौन सा है और दूसरा कौन सा है? ठीक बात है। कॉन्शियस ब्रेन वो है जो आपके पास सेरेब्रम में मौजूद है, वो देखता है, सुनता है, या फिर कह लीजिए कि आप किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करता है, वो किसी भी वे में, राइट, टच से चाहे जैसे भी।
और उसके बाद एक रीजनिंग क्रिएट करता है, और रीजनिंग क्रिएट करने के बाद उसको अंडरस्टैंड यानी समझ लेता है। क्लियर? और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट नहीं करता, वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट करता है। मतलब जब तक समझ रहे हैं, जब तक जान रहे हैं, यानी जब तक आप क्लास में बैठे हैं तब तक चीजों को वो भांपता रहता है और उसको समझता रहता है और उसको थोड़ी देर के लिए उसमें बना के रखता है। राइट? अब ये कॉन्शियस ब्रेन की इंफॉर्मेशन अगर सब कॉन्शियस ब्रेन में चली जाए तो वो आपके दिए एक परमानेंट मेमोरी का काम करती है। जैसे आपके लिए साइकिल चलाना, कितने लोग साइकिल चलाना जानते हैं? राइट? पहले दिन क्या हुआ था, साइकिल लेके निकले और चल दिए पैडल मार के बढ़िया से। पहले दिन तो समझ ही में नहीं आया कि ये हैंडल किधर जा रहा, पैडल किधर मारना और हम कहां जाएंगे। मिला जुला के तीनों लोग अलग अलग जगह गए। श्योर है ऐसा ही हुआ? तो फर्स्ट डे आपका दिमाग एक्चुअली आपने साइकिल चलाई कॉन्शियस ब्रेन से, क्योंकि अभी दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है कि इसको चलाना कैसे होता है, क्या बैलेंसिंग है। नहीं, आपके पास कॉन्शियस ब्रेन है, ठीक बात है। फिर आपने साइकिल चलाई कॉन्शियस ब्रेन से। जब कॉन्शियस ब्रेन से 2-3 बार साइकिल चलाई तो उसकी कोई एक इंफॉर्मेशन चली गई कहां? सबकॉन्शियस। अब आपका कॉन्शियस ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को सोच नहीं रहा है, क्योंकि वो पहले से इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो अब वो दूसरी चीज पे सोच रहा है। आप समझ पा रहे हैं? फिर उसको पहुंच कहां देता है? सबकॉन्शियस। ऐसी तीसरी, फिर चौथी। यानी अगर 10 बातें होती हैं साइकिल को चलाने में, पैडल मारना, हैंडल को पकड़ना, मोड़ पे कैसे मुड़ना है, ये सारी चीजें, ये सारी सूचनाएं जब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई तो अब उसके बाद आप साइकिल कैसे चला रहे हैं? सबकॉन्शियस ब्रेन से। तब आपको इफोर्ट नहीं लगाना पड़ा, तब आप साइकिल इफोर्टलेस चला रहे हैं। हालांकि साइकिल चलाने के दौरान कॉन्शियस ब्रेन कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप अगल बगल तो देखेंगे ना। अब पहली बार सारी झाड़ियां थोड़ी देख ली होंगी, सारे मोड़ पे थोड़ी मुड़ गए होंगे, तो नए नए मोड़, नई नई झाड़ियां आ रही होंगी। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन में कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक पड़ी हुई है जो जानता है कि ऐसा आएगा तो ये कर रहा है। समझ में नहीं आया? वो कॉन्शियस ब्रेन से इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस ब्रेन में कैसे चली गई? प्रैक्टिस के थ्रू, रिवीजन के थ्रू। आप याद करिए वो दौर जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, जब आप मोड़ पे साइकिल मोड़ नहीं पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आया उस दिन। फिर आप घर पे जब लेटे थे रात में तो आपका दिमाग काम कर रहा था, दिमाग चल रहा था और वो ये सोच रहा था कि यार मोड़ पे अगर मैंने ऐसे किया होता ना तो मुड़ जाती, ये मेरे से गलती हो गई है। हाँ या ना? अब वो इंफॉर्मेशन अगले दिन जाके आप अप्लाई कर देते थे और अप्लाई करते से साइकिल मुड़ जाती थी। उसी पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते थे, हालांकि वो परफेक्ट नहीं होता था। फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करते थे और फिर वो कॉन्शियस ब्रेन से निकल के सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता। और जब सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया तो साइकिल आप तेज चलाने लगे या धीमे? पहले कैसे चला रहे थे? स्लो चला रहे थे ना। पहले ही दिन साइकिल लेके 80 की रफ्तार में थोड़ी गए होगे। अगर गए होते तो आपका नाम अखबार में आता कि एक युवक ट्रक के नीचे आके साइकिल के साथ सफर पे निकल गया। शहीद नहीं होगा, अपनी मां की खातिर साइकिल थोड़ी चला रहा है, शहीद हो गया। आप नहीं समझ रहे हैं? क्लियर हो रही मेरी बात? तो मेरे बताने का मतलब लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल तरीका यही है। लर्निंग प्रोसेस यही है, हर चीज को लर्न करना और लर्न के बाद एक्सपर्टीज लेवल पे जाने का तरीका यही होता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? रिवीजन का। रिवीजन, प्रैक्टिस कह लीजिए, रिवीजन कह लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। तो प्रैक्टिस यानी रिवीजन का बार बार होना बड़ा जरूरी है। परंतु एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उन्होंने रिवीजन नहीं किया है। एक प्रॉपर रिवीजन उन्हें यह लगता है मैंने तो 2 बार पढ़ा था, 3 बार पढ़ा था, 4 बार पढ़ा था, अब तो मुझे ज्ञानी अब तक हो जाना चाहिए। और कई स्वघोषित ज्ञानी जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनके साथ होती हैं दिक्कतें। अब वो उसकी वजह ढूंढते हैं, उसकी वजह निकलती है उनकी किस्मत का खराब होना, पेपर का टफ होना, टीचर ने अच्छे से ना पढ़ाया हो, मैंने गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली हो,
गलत घर में पैदा हो गए, मकान मालिक गलत है, हमारे गली में जो कुत्ता भौंकता वो भी गलत है। समझ रहे हैं आप? तो उनके पास बिना किसी बात के रीजन अवेलेबल हो जाता है, पर वो ये बात नहीं जान रहे हैं कि वो रिवीजन लैक कर रहे हैं। ठीक बात है? तो पहला ये सवाल उठता है कि भाई हम रिवीजन लैक कर रहे हैं या रिवीजन नहीं कर रहे हैं या रिवीजन हमने प्रॉपर नहीं कर रखा है, इस बात का लिटमस टेस्ट क्या है? व्हाट इज द पैरामीटर टू नो कि हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रखे? सारा टाइम आपका खर्च होगा रिवीजन करने में। एक बार पढ़ करके समझने में कोई खास टाइम खर्च नहीं होता, लेकिन रिवीजन करने में आपको बहुत सा टाइम लग जाता है। इसीलिए ज्यादा समय पढ़ाई को देना पड़ता है। रिवीजन में ही आपको ज्यादा समय देना है, विजन में तो समय ज्यादा नहीं देना है। आपको 2 घंटा पढ़ाया गया, 2 टॉपिक पढ़ा के खत्म। मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे 2 घंटे में 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक टीचर आ जाएगा, कहेगा चैप्टर खत्म। कैसे? बोला पहला पेज और आखिरी पेज। बोला ना कि एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि क्या आपको चाय बनाने का तरीका पता है? बोला हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। बोला अच्छा बताइए। तो कहा और ये चाय बन के तैयार हुई। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे आप? तो इसलिए आपको रिवीजन आपका प्रॉपर आपने किया है कि नहीं ये जानिए। तो कैसे जानेंगे? इसके लिए हम लोग है कि रिवीजन ना करने की क्या पहचान है। ये पहचान नंबर 1, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होना। ओ शिट, लोग बोलते हैं ओ शिट, पता नहीं किसका, लेकिन बोलते जरूर हैं। कई लोगों के दिमाग में पिक्चर भी बन रही है। मैंने आपको बताया ना कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हा? क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं कर रखा, इसीलिए सिली मिस्टेक हो रही है। और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। आपकी किस्मत नहीं खराब है, मेरे से पता नहीं कैसे हम जाते हैं सिली मिस्टेक हो जाती है। रगड़े नहीं है आप रगड़े हो गए तो सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक बात है। दूसरा, क्वेश्चन को गलत समझ लेना। अरे पता नहीं हम मेरे मति मारी, मतलब हम गलत समझ लिए। इसका मतलब ही यह है कि आपने जो क्वेश्चंस लगाए उनको कई बार नहीं लगाया। आपने जिंदगी में किसी एक क्वेश्चन को एक बार देखा, वैसा ही मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आया, बौरा गए। अरे लोग सोचते हैं कि हम पूरे दुनिया का स्टडी मटेरियल मार्केट में जो उपलब्ध है सबको लगा लें। यह आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जितने भी इंडिया के कोचिंग्स में हैं सबका मटेरियल लगभग कॉमन मिलेगा। 80% कॉमन होता है, 20% इधर उधर का माल रहता है। ठीक बात है। कोई कोचिंग अगर आपसे यह दावा करती है कि मेरा स्टडी मटेरियल बेस्ट, इससे उसका अरेंजमेंट हो सकता है कम अच्छा बेहतर जो भी, लेकिन मटेरियल सबका बेस्ट। आप किसी का मटेरियल लगा लो, सिर्फ लैम्पलाइटर का ही मटेरियल नहीं अच्छा है, लेकिन मटेरियल एक चूज करिए। अगर लैम्पलाइटर करते हैं तो बेस्ट है। यूट्यूब पे भी तो बोल रहा है, समझ नहीं, कोई भी हो, लेकिन करना क्या है, उसी मटेरियल को बार बार लगाना है, रिपीटेडली लगाना है, ताकि आप क्वेश्चन की नफ्स को पकड़ सके। ठीक, तो क्वेश्चन को गलत समझ लेना। क्वेश्चन लगने में ज्यादा समय लगना। मैंने अभी आपको साइकिल का एग्जांपल दिया। शुरुआत में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपके घर के बाहर का जो पॉइंट था और वहां से थोड़ी दूर तक जाने में 15 मिनट लग जाते थे। बीच में 2 बार साइकिल बदल के चेंज भी करते थे। लेकिन आज आप बहुत जल्दी किसी काम को कर लेते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर किसी शहर में आप नए नए जाते हैं, जैसे आप इसी शहर में पहली बार आए हो, तो रास्ता लंबा लगता है, बार बार जाओ, आप पहुंच गए तो गए। सही बात है। क्या रास्ता छोटा हो जाता है? दिमाग उसको समझ लेता है और उस जल्दी से एग्जीक्यूट कर देता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है तो रिवीजन की कमी है, लैक ऑफ रिवीजन। आपने टॉपिक्स को या क्लास में पढ़ाए, टीचर्स ने जो आपको तरीका समझाया है उसको बार बार प्रैक्टिस करके मजबूत नहीं किया। ठीक,
कंफ्यूज हो जाना। कई लोग कहते हैं कि हम गए ना, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इतनी बार सुन रखा है, याद है अपना नाम। कंफ्यूजन कोई सवाल नहीं होता है। क्या पहले दिन ऐसा था? आप पैदा हुए, आपकी मम्मी ने, आपकी माताजी ने आपको गोद में लिया, कहा राजू। मां बताओ। पहले दिन तो रिफ्यूज कर दिया होगा, राजू, इधर उधर देख, राजू, ए रजुआ। हाँ, धीरे धीरे यकीन दिला दिया मां ने कि आप ही का नाम क्या है, राजू। अब कोई भी बोले जो, हाँ बोलो। नहीं समझे आप समझ नहीं पा रहे हैं। कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन है क्या? नहीं। इस बात का तो डेमो मैं आपको क्लास में भी देता रहता हूं। कंफ्यूजन होने का मतलब कम रिपीटेशन, कम रिवीजन। ये कोई बीमारी, कई लोग को लगता है हमें बीमारी से हो सकता, हम पता नहीं, हम दिन दिन कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आपने इस पर वर्कआउट नहीं कर रखा है। सीधी बात है, ठीक बात है। कंफ्यूज नहीं हो सकते। अब आप हमें कंफ्यूज करके दिखाइए, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना उसको इतनी बार घिस पड़ रखे हैं कि आप करो ना कंफ्यूज, पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी अन्य चीज को जिसने मैंने नहीं पढ़ रखा उसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक बात है। तो कंफ्यूज होना। आगे बढ़ते हैं। बार बार सॉल्व किए क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन लगाने के दौरान जब पेपर दे रहे होते हैं लोग, तो जो पहले लगा चुके हो, पहला दूसरा क्वेश्चन, अब लगवा रहे हैं सातवां, कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं, बार बार देखना पचवा सही लिखे हैं क्या है, हाँ सतवा, पचवा, चौथा नहीं तो इसी में वो अपना टाइम खराब कर रहे होते हैं। उनका दिमाग 7वें क्वेश्चन पे है और दिल 5वें पे है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, उनको रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन है। जो उन्होंने कर दिया वो कर दिया, ये उनको भरोसा नहीं है, लैक ऑफ रिवीजन है। वो बार बार उसको क्रॉस वेरीफाई करते रहते हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अभी भी वो कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस माइंड को खंगार रहे हैं। कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस माइंड को खंगार रहे हैं। मैं बहुत गहरी बात आप लोगों को बता रहा हूं, कृपया ऐसा मुंह तो ना बनाए कि मेरा किडनी में हार्ट अटैक आएगा। समझ आ रहा है आपके? ऑलराइट। तो बार बार ऐसा अगर आप करते हैं तो इसका अंदर रिवीजन, आपने अपना काम मेहनत उस पर नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। यह आभास होना है कि आता सब है पर कर नहीं पा रहे। कई लोग पेपर दे के निकलते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। अब वो अपने गार्जियन के साथ आते हैं, गार्जियन भी और बच्चे भी, सर आता सब था, अगर ठीक से पढ़े होते ना तो सिलेक्ट हो, सब आता। माए आकर के बच्चे, हमारे सब आता, हमारे लड़कियों, पता नहीं वहां जाकर क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं, थर झुरझुरी होने लगती है, पेपर छोड़ दिया। अरे भाई, जिसने रिवीजन कम कर रखा उसको झुरझुरी होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका एक टेस्ट है जिसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके घर का पता, ABCD पूछी जाएगी, क ख ग घ पूछा जाएगा, कितने लोग को झुरझुरी होगी? होगी झुरझुरी। क्यों? ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर 2 एप्पल, E फॉर 1 एप्पल, E फॉर फालतू एप्पल यहां बैठा है, A फॉर फालतू, है ना? अरे सुनो, तो आपको कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपने इतनी बार ABCD पढ़ रखा, अपना नाम जानते हैं, आपको पता है यार ये सब तो रट्टे का है, कि इसमें क्या है। वहां जाके आपको झुरझुरी नहीं हो सकती। झुरझुरी हो रही है, पेट में कुछ कुछ हो रहा है, अंदर से हार्मोन छूट रहे हैं, लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब ही यह है कि आपने अपनी पढ़ाई के दौरान रिवीजन कम किया। समझ गए आप? और भी बहुत से सिम्टम होते हैं, लेकिन ये सब कोर सिम्टम थे जो मैंने आपसे बताया, ठीक बात है। तो एक बात समझ में आ गई, ज्यादातर लोगों को यही सब प्रॉब्लम होगी। और एक बात फिर समझ में आती है कि रिवीजन इज द की ऑन सिलेक्शन। कई लोग सोचते हैं कि हम NCERT भी पढ़ेंगे, ये फिजिक्स में भी कई लोग सोचते हैं हम NCERT पढ़ लेते हैं, C वर्मा पढ़ लेते हैं, फिर वो कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं।
वो चाहते हैं हम पूरी दुनिया पढ़ लें। अगर किसी का नाम आइंस्टीन के बाद लिया जाए तो मेरा लिया जाए, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो विजन पे विजन कर रहे हैं। वो दिमाग के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो इन्हीं सब में से किसी एक प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे कि यार पढ़ा हुआ तो है पर ठीक से रिकॉल नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं हम? तो एक बात अपने को क्लियर हो गई कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है उसके पीछे की जड़ क्या है? रिवीजन। और रिवीजन इज द की ऑफ सिलेक्शन। सबके समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो अगली बात ये आती है कि भाई आप कह रहे हैं रिवीजन करो, आपको क्या है? आप तो क्लास में आए, 10 दिन में एक चैप्टर पढ़ाया आपने, 10 लेक्चर लिया, 20 पन्ना लिखवा दिया। अत्याचार तो हम बच्चों पे है जो ये 20-20 पन्ने को पढ़ना है। और सही भी बात है कि यार 20 पन्ने को कैसे रिवाइज करें हम? 20 पेजेस, और मान लो एक चैप्टर होता तो भी ठीक था। ये 10 चैप्टर, और भी 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी, अब 20-20 पेज बैठ जाए रिवीजन करने तो पागल हो जाए, खत्म ही नहीं हो। टाइम ही सब चला जा रहा है। कई लोग कहेंगे हम बैठे थे फिजिक्स पढ़ने, फिर हम उठे ही नहीं। बायोलॉजी लेके बैठे थे, उसी में खो गए, केचुए के निकल ही नहीं पाए। बोले उसके प्रोस्थुमा तक ही रुक गए हम। कुछ होता है ना प्रोस्थुमा, सही बोला मैंने? जो भी होता होगा होता ही होगा, नहीं होता तो क्लाइटेलम तो होता है ना, वही रुक गए। अरे जो भी होता भाई, इतना सीरियस मतलब हम बायोलॉजी नहीं पढ़ाते, ठीक बात। कई लोग केमिस्ट्री पढ़ने बैठे, वो IUPAC में भी खत्म ही नहीं हो रहा उनका। हाँ, कुछ लोग मोल का सिनोनिम हो जाते हैं। मोल में जाके, मोल का सिनोनिम चूहा भी होता है, वो मोल हो जाते हैं, वो निकल ही नहीं रहे उसमें। मोल मोल मोल। अरे भाई बात समझ आ रही है? तो भाई रिवीजन कैसे करें हम? इतना बड़ा 100 चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली अगर पुराने सिलेबस से देखा जाए और नए सिलेबस से भी देखा जाए तो लगभग 50-60 चैप्टर तो आपके पास में है ही। 72 चैप्टर्स, 72 चैप्टर्स को हमें रिवाइज करना है, उसको एग्जाम देना है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट्स अ ह्यूज कोर्स। और ये समस्या आपकी नहीं है, ये समस्या किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे वो किसी स्तर पर हो। कई लोग अपने मन में ये सोचने लगे क्या सही बात कर रही है, इसीलिए मेरा नहीं हो रहा है। 72 को हटाओ, 7 करो। क्या घटाया है? और घटाओ। हम तो कहते हैं खाली NCERT का कवर पे से क्वेश्चन होना चाहिए। कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं, फोन करेंगे सर क्या क्या डिलीट हुआ है। मैंने कहा जो पिछला मैसेज टाइप किए थे किसी ने डिलीट कर दिया। हमें क्या पता क्या क्या डिलीट हुए भाई। सर डिलीटेड से आएगा क्या? मैंने कहा पता नहीं, तो डिलीटेड जाने। तो कई लोग परेशान होते हैं कि 72 अगर घट करके मार्क्स, कई लोग सोचते हैं एग्जाम ही डिले हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों? बोले 72 है ना, तो उसका रिवीजन करने के लिए बहुत समय चाहिए। अगर मान लीजिए सर 2052 में नीट होता तो अच्छा रहता, तब तक शायद मोदी जी ना रहे, क्योंकि 50 तक तो शाह जी ने वादा किया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, आधे लोग मेरी बातें नहीं समझते। मैं बोला शाह जी ने वादा किया, बोला बोले शहंशाह ने, नहीं भाई अमित शाह ने। समझ आ रहा है कि नहीं आपके? सिंपल सी बात। तो ये दो कामनाएं करने लगते हैं रिवीजन के चक्कर में, या तो चैप्टर कम हो जाए या हमें जीवन मिल जाए बड़ा लंबा, कम से कम 2-3 साल तो होना ही चाहिए तैयारी के लिए, और उसके बाद हम सोचेंगे कि फिर करें कि ना करें। जिसका सिलेक्शन होगा 6 महीने में हो जाएगा, जिसका नहीं होगा 6 साल में भी नहीं होगा, सीधी बात। तो रिवीजन करा कैसे जाए? 20 चैप्टर, अगर हम कोई ऐसी टेक्निक अपना लें कि 20 चैप्टर को, 20 पेज के एक चैप्टर को 2 पेज में ले आए, इट इज पॉसिबल, इट इज रिलीवेंट।
आप कहेंगे 20 पेज के चैप्टर को 2 पेज में कंप्रेस कैसे किया जाए, है ना? यही कला आपको सीखनी है। अगर यह कला आप सीख गए तो आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। क्यों? आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे, बोलो यार। और जैसे ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करने लगोगे, फट से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इस 20 पेज के चैप्टर को 2 पेज में बदलना ही शॉर्ट नोट कहलाता है। बिना शॉर्ट नोट के कोई काम होने वाला नहीं, आपको शॉर्ट नोट चाहिए होगा। क्लियर है? तो शॉर्ट नोट इज नेसेसरी फॉर द सिलेक्शन। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनके साथ हम लोगों ने काम किया, और बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे रैंक पे भी होते हैं, उनके इंटरव्यू भी आप देखिए तो आपसे बार बार कहेंगे कि शॉर्ट नोट मैंने बनाया था। शॉर्ट आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, देखा होगा, है ना? तो शॉर्ट नोट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारा मकसद शॉर्ट नोट नहीं है, हमारा मकसद मल्टीपल टाइम रिवीजन। और वो करने के लिए हमको, अगर आप एनसीईआरटी का पूरा किताब ही 20 पन्ने को पलटना चाहोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक पेज पे पता है कि इसमें क्या चीज काम की हमारे, तो आप पन्ना जल्दी पलटोगे। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस और नो? तो हाउ टू रिवाइज, ये मैंने बताया। तो हम लोगों का पर्पस क्या है? पहला पर्पस हमारा था रिवीजन करे। थंबनेल में हमने ये देखा कि रिवीजन करे। अब रात रिवीजन से उठ के कहां चली आई है? क्योंकि यही हमारे लिए रिवीजन का सूत्रधार है। ठीक? अगर ये नहीं तो फिर रिवीजन नहीं। अच्छा, ये बात की ट्रेनिंग आपको कोचिंग वाले या कोई अन्य सामान्य स्थिति में नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि पहले आप पढ़ तो लें, समझ तो लें, पागल तो हो लें, तब तक गेम का। शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। जो भी सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, उन सबके पीछे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपके अगर जानने में कोई भी सिलेक्ट हुआ हो तो आप उनसे पूछिएगा, वो जरूर आपको बताएगा, नहीं मैं शॉर्ट नोट बनाता था, है ना, मैंने फॉर्मूले को ऐसे लिखा हुआ था। तो जरूरी है, राइट? अब आइए बात करते हैं हम फिजिक्स शॉर्ट नोट की। किसकी? फिजिक्स शॉर्ट। तो फिजिक्स शॉर्ट नोट को कैसे बनाना है? शिवम कहां गए? तो फिजिक्स शॉर्ट नोट को आप कैसे बनाएंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा आपसे बातचीत करूंगा। ठीक बात है? और केमिस्ट्री शॉर्ट नोट के लिए मैं सर को बुलाऊंगा, बायोलॉजी शॉर्ट नोट के लिए भी सर को बताऊंगा। लेकिन हर शॉर्ट नोट, चाहे आप फिजिक्स में बना रहे हो, चाहे केमिस्ट्री में बना रहे हो, चाहे बायोलॉजी में बना रहे हो, उसका एक कॉमन फीचर होता है। और कॉमन फीचर के बाद कुछ स्पेसिफिक फीचर रह जाएगा। ठीक है? तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे कॉमन फीचर। ठीक? क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कॉमन। अब कॉमन फीचर क्या है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको ले जाना पड़ेगा एनसीईआरटी या किसी चैप्टर पे। कोई भी चैप्टर आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का ही है ना, कोई भी चैप्टर आप उठा सकते हो। कहाँ है सब इसमें? आइए। एच, ठीक है। तो फिजिक्स का ये मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं। ठीक? जैसे ये आपकी नोट्स हैं, ऐसी नोट्स हमने बनवा रखी है। ठीक है? हालांकि आप अगर एनसीईआरटी की किसी भी चीज से भी पढ़ते हैं, आप उसको देखिए। अगर आप इसको देखते हैं कि ये लगभग 17 पेज का एक चैप्टर है, 17 पेज का। कितने पेज का? सबसे पहली चीज जो आपको चैप्टर के अंदर पता होनी चाहिए वो है चैप्टर का स्केलेटन। अगर स्केलेटन ही नहीं आपको पता है चैप्टर का, तो फिर आप चैप्टर में, अगर किसी के पास हड्डी है ही नहीं तो मांस कहां चढ़ाएंगे आप? द वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो अबाउट द स्केलेटन ऑफ चैप्टर। स्केलेटन का मतलब उसमें कितने टॉपिक मौजूद हैं, राइट? और वो कैसे याद होने चाहिए? देख के नहीं, कॉपी बंद, नोट्स बंद, बुक बंद, और वो सारे टॉपिक आपको दिखने चाहिए। वर्क का कैलकुलेशन जैसे पढ़ाया गया हो आपके, जैसे मैंने पढ़ाया तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। वर्क डन, वर्क का कैलकुलेशन, कुछ साइन के बारे में भी बात की गई है। फिर उसके बाद एनर्जी, मास एनर्जी रिलेशन, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात की गई थी। पोटेंशियल एनर्जी में दो मेन बातें की गई थी, ग्रेविटेशन वाली और एक स्प्रिंग वाली। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, और फिर वो क्वेश्चन कराए गए थे। फिर पावर आ गए थे हम लोग, पावर में इफिशियंसी का भी जिक्र किया गया था। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ लिया था, ठीक बात है। उसके बाद पावर के बाद हमने एफिशिएंसी की थोड़ी बात करी, और एफिशिएंसी के साथ साथ हम लोगों ने थोड़ी बात इक्विलिब्रियम की करनी शुरू कर दी। लेकिन इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमने एक दो टॉपिक्स पढ़े थे। हमने फोर्स और एनर्जी का रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा होगा। तो कोलिजन के बारे में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम लास्ट में पढ़ा था, कोलिजन पहले पढ़ा था। कोलिजन में दो कोलिजन पढ़े थे, इलास्टिक और इनइलास्टिक। कोलिजन इलास्टिक में दो पढ़े थे, हेड ऑन, नॉन हेड ऑन, और इनइलास्टिक में हम परफेक्टली इनइलास्टिक पे जोर देकर निकल गए थे। याद आया आपको? क्या ये स्केलेटन है? क्या सबके दिमाग में चैप्टर घूम गया? घुमा नहीं घुमा? ये चैप्टर घूमना चाहिए। अब किसी को यही नहीं याद है कि वर्क डन के बाद क्या था? क्या था? वर्क एनर्जी पर एनर्जी रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने रिवीजन नहीं किया है, और इसका मतलब यह है कि स्केलेटन आपके पकड़ में नहीं है। तो वेरी फर्स्ट आप जब शॉर्ट नोट बनाइए तो स्केलेटन ऑफ द चैप्टर मस्ट बी ड्रॉन। स्केलेटन ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर लीजिए, या फिर आप उसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए, जैसे एनसीईआरटी की शुरुआत में आपने देखा होगा लिखा रहता है। ठीक, अब पहला पेज उठाइए। जब आप पहला पेज उठाते हैं तो इस पेज में इतनी बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीजें काम की है। वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक बात है, और साइन ऑफ वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव कब होता है। खत्म बात। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगती है कि काम की है तो आप लिख सकते हैं, या जो आपको याद नहीं रहती है वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, जो भी बातें सजेशन दी जा रही है वो कस्टमाइजेबल है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अनुसार बना सकते हैं। ये एक बेसिक आइडिया है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है। मकसद एक ही होगा पर उसका अपना तरीका अपने अकॉर्डिंग बनेगा, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। पर हमको इतना ज्यादा नहीं लिखना है कि नोट्स के बाद जब शॉर्ट नोट बनाने लगे तो वो दूसरी नोट तैयार करने लगे। बहन बात समझ में नहीं आई? तो शॉर्ट नोट का मतलब शॉर्ट नोट, ठीक। अब हम उसके बाद साइन ऑफ वर्क डन। अब इस पेज में अगर मैं चला हूं तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन में तीन बातें हमारी पास है कि भाई केस कैसे बनते हैं, कैसे वर्क डन कैसे करते हैं, बात खत्म। उसके अलावा तो कुछ चीज है नहीं। पॉइंट टू पॉइंटर में बहुत सी बातें काम की नहीं है। उसके बाद कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने लिख दिया, खाली कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। अगर आपको याद रखना है तो याद तो कंजर्वेटिव फोर्स याद है, वर्क डन बाय पर डिपेंड नहीं करता। अगर लिखना तो लिख सकते हैं। आपको लगता है हम कंजर्वेटिव फोर्स भूलते हैं तो आप उसे लिख लीजिए। जब आप शॉर्ट नोट बनाइए तो उसमें टॉपिक सारे कवर होने चाहिए, लेकिन हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया हो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला और टॉपिक नेम, फिजिक्स के अंदर बता रहा हूं, फॉर्मूला और टॉपिक नेम समझ में आ रहा है, ये दोनों होना चाहिए। टॉपिक नेम से आपको स्केलेटन आपके पकड़ में रहेगा और फॉर्मूले से फॉर्मूला पकड़ में रहेगा। फॉर्मूले में एक सबसे बड़ी बात होती है, कई लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें ये क्या चीज है। यानी फॉर्मूले का रेफरेंस जानना जरूरी है कि ये फॉर्मूला कब लगता है और जब लगाया जाता है तो इसमें कौन सी क्या चीज है। तो शॉर्ट नोट में ये मेंशन करें। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको फॉर्मूला याद है कोलिजन का, सबको याद है? नहीं याद है? याद है। कोलिजन का फॉर्मूला याद है। कोलिजन के फॉर्मूले में आप देखोगे, जैसे कोलिजन के फॉर्मूले में आप देखोगे V1 V2 का एक फॉर्मूला आता है, नहीं आता है? आता है, जैसे ये देखो है। तो अब ये V1 क्या है? जो M1 बॉडी थी उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। U1 क्या है? M1 का बिफोर कोलिजन, है ना? तो आपको ये याद होना चाहिए, और ये खास याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में साइन रखना है। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूले के ऑपरेशन से संबंधित सारी बातें याद होनी चाहिए, और एक फॉर्मूले में तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। यह फॉर्मूला कब लगाना है, और इस फॉर्मूले में मौजूद आइटम क्या क्या चीजें हैं, और तीसरी बात कि उस फॉर्मूले की कोई नियम और शर्तें हैं कि नहीं। फॉर्मूले में कितनी बातें याद रखनी है? फॉर्मूला लगना कब है,
फॉर्मूले में यूज की गई डिफरेंट चीजें क्या है और ये किन सिचुएशन में अप्लाई होता है। मतलब या कह लो कि उसके लिए कोई शर्त है, कोई जैसे यहां पर साइन रखना जरूरी, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक बात है। तो ये फॉर्मूला और ये सारी चीजें, तो अब आपने जो कोलिजन है, कोलिजन से आप 2-4 फॉर्मूला निकालेंगे, यानी लगभग 3 पेज में पढ़ाया गया कोलिजन वो आधे पेज में कवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक बात है। तो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं। फिजिक्स के शॉर्ट नोट में एक काम और किया जा सकता है। आप 36 ईयर के पेपर को देखिए और देखिए कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक चैप्टर, एक क्वेश्चन है स्यूडो फोर्स का। एक वेज पे एक बॉडी रखी है, कितना एक्सेलेरेशन ले जाएं कि वो स्लाइड ना करे, G tan थीटा आंसर आता है। तो वो क्वेश्चन भी आप याद रख लो, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा एज इट इज पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। ये नहीं खाली वही फोटो याद हो, G tan थीटा जहां आया जी था गोल, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक बात है। तो कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं जो फिजिक्स में तो कम होंगे, ऐसे फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन सेट क्वेश्चन है वो आपको याद ही होना चाहिए कि जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। और इस बात का अंदाजा और तजुर्बा आपको लगेगा 36 ईयर से, और क्लास में जब टीचर आपको पढ़ा रहे हो तो वो जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, तो वहां से आपको अंदाजा लगेगा और उससे आप अपनी शॉर्ट नोट बनाएं। कई लोग फिजिक्स में जब शॉर्ट नोट बनाते हैं तो कहें मेरा उसका शॉर्ट नोट, किसका शॉर्ट नोट बेहतर है, जो आपने बना दिया वही शॉर्ट नोट बेहतर है, किसी का शॉर्ट नोट बेहतर नहीं होता, वो अपना अपना होता है। ठीक बात है। तो फिजिक्स के मामले में थ्योरी को बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें वो लिखे रहना चाहिए, राइट। और ये दोनों का ऑब्जर्वेशन आप कहां से करोगे, एक तो आपके पास नोट्स है और आपके पास क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला, और फॉर्मूले में मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद रखोगे। तो शॉर्ट नोट फिजिक्स का कैसे बनाया जाएगा, सबके समझ में आ गया? बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत? अरे यस और नो? तो फिजिक्स शॉर्ट नोट का मैंने जिक्र आपसे कर दिया। अब केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट के लिए मैं सर को, शोएब सर को इन्वाइट करूंगा कि वो आए और आप लोगों को इनलाइटन करें कि उसे केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट को कैसे बनाना है। और सर शिवम आप आ जाइए, सर को वो नोट्स कहाँ पर कैसे है वो बता दीजिए। सर ये आपके पास पेन। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि हम लोग जो इस समय टॉपिक देख रहे हैं, ये कि रिवीजन कैसे करें, ठीक, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। ठीक है, तो रिवीजन के बारे में सर ने बताया ही। हम शॉर्ट नोट कैसे बनाना है केमिस्ट्री में, ठीक। तो सबसे पहले आपका जो है खाका तैयार हो चैप्टर का, जिसको सर ने स्केलेटन बोला, ठीक। खाका तैयार हो आपका, ठीक है, आपको दिखे जो भी आपने विजन किया है, जो भी क्लास रेगुलर किया है, तो सबसे पहले रिवीजन का शॉर्ट नोट बनाना, ठीक। शॉर्ट नोट बनाना, वो चैप्टर आपको पहले पूरा आपने क्लास किया हो। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लास ही नहीं कर रहे हैं, विजन ही नहीं कर रहे हैं, और रिवीजन करने के दौरान आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं, तो ये शॉर्ट नोट आपका मुकम्मल नहीं होगा, ठीक। तो पहली बात, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लगातार जो भी क्लास आपकी लगती है वो पूरा क्लास करें। उसके बाद ये विजन हो गया, जब हम रिवीजन में आए, ठीक है, फिर से उसको देखने में आए, तो अपना शॉर्ट नोट कैसे तैयार करें केमिस्ट्री में हम आपको बताते हैं। ये कुछ हमारा जो है किसी बच्चे का शॉर्ट नोट्स है, ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है। सबसे पहले इसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखी है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिख के ये नहीं लिखा उसके बारे में, तो आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखिए और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में सोचिए कि पहला थ्योरी कौन सा आया था, डाल्टन्स आया था, और डाल्टन्स के अकॉर्डिंगली सबसे जो है छोटा पार्टिकल कौन सा है, एटम है, और यही स्टेटमेंट आया था नीट 2023 में। नीट 2023 के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है सवाल था, जिसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना था, उसमें से एक स्टेटमेंट लिखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। आपने डाल्टन्स के बारे में सोच लिया, सब समझ लिया, ये अपना टॉपिक्स जो है उसी देखा, ठीक, बनाया, और उसको जो है तुरंत जो है अपने दिमाग में घुमा लिए नोट्स से। इस यहाँ पे केवल आपने क्या मेंशन कर दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक। फिर उसके बाद आप फिर देखें चार्ज टू मास रेशियो, ये वैल्यू बहुत पूछ रहे हैं, ये वैल्यू
बहुत पूछ रहे हैं। नीट 2023 में इलेक्ट्रॉन के मास की क्या पूछी थी, वैल्यू पूछी थी। तो हमने तुरंत जो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या कर लिया, याद कर लिया। ठीक, तो याद करने वाली चीजें शार्ट नोट्स में जरूर हो, याद करने वाली चीजें शार्ट नोट्स में जरूर हो, बार बार देखें, वैल्यू बार बार देखें। तो बताइए चार्ज टू मास रेशियो 1.75 8820 इंटू 10 टू पावर 11 माइनस 11 की 11 माइनस 11 की 11 दैट इज द स्पेसिफिक चार्ज। अरे बोलो यार, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक, फिर इसके बाद ठीक हमने जो है इसको याद कर लिया। फिर इसके बाद हमने मिल्किंस आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा। ठीक, देखा था। अरे ठीक, उसमें जो है ये क्या बताता है, चार्ज को मेजर करने के लिए बताता है एक्सपेरिमेंट। ये फिगर में है, हमने लिख लिया। ठीक, इसमें जो है इस पे कौन कौन से आयल ड्रॉप्स पे फोर्स लगते हैं फिगर के नीचे मेंशन है, वो भी हमने यहां लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये जो है थ्योरेटिकल टाइप्स के क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, करेक्ट, इनकरेक्ट अपने पेपर में दे रहे हैं, अपने पेपर में दे रहे हैं। फिर अगला जो है हम आए, ठीक, इलेक्ट्रॉन। ये कैसे ऊपर होगा, आ जाइए, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये इसको ऊपर करना है। ठीक, और करिए ऊपर। ठीक, ये देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो है हमारे पास वो हाँ चार्ट है। अब ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब याद करने वाला फिर हमने अपने शार्ट नोट्स में डाल दिया। अरे बोलो यार। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का जो है एब्सोल्यूट चार्ज है, प्रोटॉन का, ये सब हमने डाल दिया। फिर इसके बाद थॉम्सन एटॉमिक मॉडल आ गया। क्या आ गया? थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। थॉम्सन एटॉमिक मॉडल का जो काले काले अक्षर में जो लिखा है बोल्ड करके, अरे बोलो भाई। ठीक, उस बोल्ड लेटर को लिख दिया कि इसका दूसरा नाम क्या है। समझ में आ गया? ठीक, फिर अगली बात, इसको स्लाइड कैसे करना है? ठीक 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 है, ठीक है सर, सर ठीक। अब ये देखिए आइसोटोप्स। क्या? आइसोटोप्स, आइसो बार, ये सब जानते हैं। ठीक, आइसोटोप्स ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन का एग्जांपल है। ठीक, हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि इसका परसेंटेज मुझे क्या करना है, याद। और जब जो चीज जो भी डाटा वाली चीज है, ठीक, अपने केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब हम वो डाटा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हमने इसको अपने उसमें शार्ट नोट में मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद आइसोबार है। ठीक, चलिए ऐसे हमने जो है इसको मेंशन किया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बोलो यार, अगला टॉपिक क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने जो भी तरीका आपको नोट्स में बनाया था, नोट्स को देख के ही क्या बनाना है, शार्ट नोट्स। हमने उसको मेंशन किया, सी गामा क्रॉस यूबी आई एम आर। हम इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर याद हैं? वो सारे कैरेक्टर हमने अपने दिमाग में क्या कर लिया, घुमा लिया। बोलो भाई। ठीक, जैसा हम लोग क्लास में बार बार रिवाइज करते रहते हैं। अरे भाई ठीक, चलिए उसके बाद से जो भी फार्मूला यूज हो रहा है, ये फार्मूला लिखा हमने। ठीक, ये हमने ऐसे बना लिया अपना। ठीक, बताइए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जब किसी बॉडी के ऊपर गिरता है तो उसको क्वांटम के रूप में गिरता है, एक का पार्टिकल, डिस्क्रीट पार्टिकल के रूप में गिरता है कि नहीं? तो एक की एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्या बोलते हैं? अगर वो लाइट हो तो क्या बोलते हैं, फोटॉन। क्या बोलते हैं, बताओ। एक क्वांटम की एनर्जी लिख दिया। ठीक, बताओ एससी अपॉन लैम्डा। ठीक, और वेवलेंथ के फॉर्म में, और ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, वही सब चीजें। अच्छा, एक चीज हमने देखो यहां पे मेंशन किया कि एनसीईआरटी में स्पीड ऑफ लाइट की प्रिसाइज वैल्यू लिखी हुई है। तो इस प्रिसाइज वैल्यू को हमने अपने नोट्स में क्या कर लिया, लिख दिया। मान लो कि तुमको दे दे कि प्रिसाइज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अब तुमने याद नहीं किया है तो कैसे करोगे? ठीक, नहीं कर पाओगे ना। तो हम फिर इस चीज को हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अरे ठीक, वो सारी चीजें लिखेंगे जो क्या करना है, याद करना है। ठीक, चलिए इसके बाद हमने जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देख लिया ईएमडब्ल्यू के लिए। देखा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फिर उसके बाद पावर वाला जो फार्मूला है, पावर वाले फार्मूले पे न्यूमेरिकल है कि नहीं? बोलो यार। बल्ब का पावर दिया है, नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन पूछ रहा है। अरे बोलो भाई। तो P इज इक्वल टू, ठीक, NH न्यू अपॉन T, क्योंकि P इज इक्वल टू E बाई T और E इज इक्वल टू H न्यू। एक फोटॉन का H न्यू, बहुत सारे फोटॉन का NH न्यू। बोलो भाई। ठीक, इसके बाद हमने ये सब कर लिया। ठीक, अपने नोट्स में डाल दिया। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक आ गया। बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सब पढ़ा। जो जो काम की चीजें हैं, इक्वेशन लिखना,
ये इक्वेशन लिख दिया। ठीक, ये सब चीजें कि वर्क फंक्शन किसका होता है, मेटल का। अगर किसी मेटल के ऊपर जो है लाइट पड़े, ठीक, तो उसमें जो है जो भी मतलब ये एनर्जी है वो दो भागों में खर्च होगी। ठीक, पहला कब क्या, पहला उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गति देने में। बोलो यार। ठीक, जब गति देंगे तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे होंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या, वर्क फंक्शन। ऐसा सीखा था कि नहीं सीखा था? ठीक, फिर उसका इक्वेशन लिखा हमने। हमारे लिए इतना काम का चीज था, एनसीईआरटी में हमने लिख लिया और इससे रिलेटेड क्या लगा लिया, क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमने जो है ठीक पोटेशियम मेटल के बारे में कुछ लिखा हुआ है डाटा के रूप में। अरे अब वो डाटा पूरा हमने क्या कर लिया, याद। ठीक, फिर इसके बाद कुछ मेटल और उसका वर्क क्या फंक्शन लिखा है, और इस चार्ट को भी हमने क्या कर लिया। तो हमने जो भी चीज याद करने वाली है सब कहां डाला, अरे याद करने वाली चीज को कहां डाल रहे हैं, यही बस बार बार उसी को क्या करना है, रिवाइज। और अपने नोट्स को भी रिवाइज करना है जब एक बार बैठ रहे हैं। तो जब कहीं पे हैं, ये 60 नोट क्यों बना रहे हैं कि जल्दी जल्दी चीजों को हमको याद करना हो तो हम क्या करें, हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जल्दी जल्दी उसको क्या करें, पलट दें। ये हमारा जो है तीसरा पेज है, एक पेज में एक पूरा एक पन्ने में खत्म हो गया। ये तीसरा पेज है। ठीक है, इस तीसरे पेज में हमारे पास बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है और स्पेक्ट्रम के बारे में जिक्र है। स्पेक्ट्रम दो तरह का, कॉन्टिन्यूअस और लाइन। बोलो भाई। फिर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा देख लिए, सीरीज के साथ देख लिए, कितने सीरीज, लाइमन बामर, पास्टन, ब्रैकेट, और बताइए कौन किस रीजन में एग्जिस्ट करता है, पता है? ठीक, ये सब देख लेना है आपको। जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट नोट बनाना है अपने नोट्स को देख के और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के। फिर उसके बाद बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से जितनी सी बातें हैं, ठीक, जितने फार्मूले हैं, पहली तो यही बात है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। फिर बताइए बोहर्स के nth ऑर्बिट के रेडियस का फार्मूला, बोहर्स के nth ऑर्बिट के एनर्जी का फार्मूला, बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। अरे बोलो भाई, ये सब चीजें हमने कर लिया। यहाँ पे सारे फार्मूला अपने नोट्स में क्या कर लिया, डाल लिया। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में होता है तो इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग होती है। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग होती है कि नहीं? जब हायर से लोअर में आएगा तो इमिशन की एब्जॉर्प्शन, इमिशन, और जब लोअर से हायर में जाएगा तो ठीक। चलो बस ये सब करने के बाद हमने जो है ये सारे फार्मूले मेंशन किए अपना। डी ब्रागली वेवलेंथ पे चले आए। डी ब्रागली वेवलेंथ पे ये सारा फार्मूला हमने लिख लिया अपना, जो भी नोट से, हम नोट से 60 नोट बना रहे हैं। हम किससे बना रहे हैं ये सब? पहले हमने विजन किया था, पहले हमने क्लास किया था, क्लास किया था, क्लास किया था, क्लास किया था, विजन किया था। उसके बाद किसकी बारी आई? रिवीजन की बारी आई। ठीक, बहुत सारे लोग इस समय लोगों को नहीं बताते हैं कैसे रिवीजन करें। आपके जो भी चैप्टर हो गए हैं, ठीक है, तो आप उन चैप्टरों का क्या बनाने लगे अभी से, शॉर्ट नोट, कि ये काम आगे जो है आपको ज्यादा ना करना पड़े। अभी से हम उस चीजों को बार बार देख रहे हैं। ठीक, इसके लिए थैंक यू सर कि आपने जो है इस मुहिम को छेड़ा, कि अभी से बच्चों को बताया। ठीक, ये बाद में लोग नहीं बताते, बाद में कहते हैं शॉर्ट नोट बनाओ, ये करो वो करो। ठीक, चलिए इधर देखिए। फिर इसके बाद नोड के बारे में है, फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। जो जो आपके नोट्स में है सब अपने कहां डाल लीजिए, शॉर्ट नोट में। यही ऐसे बनाना है हम लोगों को शॉर्ट नोट। ठीक, और एक कहावत है कि करत करत अभ्यास करत जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे बने निशान। ठीक, तो यही एक बात है कि सफलता जो है आपको जो है ऐसे नहीं मिलेगी, वो भी नीट में। नीट में आपको ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, बार बार उसी चीजों को करिए और अपनी बारी का क्या करिए, इंतजार। ठीक, वेट एंड वॉच, डू नॉट कंपेयर टू अदर्स। अपनी तुलना किसी से मत करिए, खुद से करिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे नोट्स बनाना है जी। थैंक यू सर। सर उनको दे दीजिए। आइए। तो आप लोगों ने देखिए, बहुत से टीचर दिमाग से होते हैं, बहुत से टीचर दिल से होते हैं। तो शुएब सर आप लोगों से बात करते हैं तो खुद स्टूडेंट हो जाते हैं और दिल से बात करते हैं। तो दिल से बात करने वाला जानते हैं ना, जब आपको तो आइडिया होगा ही कि जब इमोशनल बातें होती हैं तो कहाँ तक जाती हैं, बहुत दूर तक जाती है। तो बात निकलेगी तो दूर तलक। मकसद ये है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं, क्योंकि आपसे चूक ना हो। आपके माता पिता आपको ज़िंदगी में डांटते समझाते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जो गलती की थी वो चाहते हैं हमारा बच्चा ना करे, पर बच्चा फिर भी पलिच्छ होता है। तो बहरहाल आप काफ़ी कुछ बच जाते हैं उनके तजुर्बे से। तो अब बायोलॉजी के लिए मैं सर को इनवाइट करूंगा, वेग सर को, आप आएँ। और शिवम को भी मैं बोलूँगा कि रिमोट से काम ना चलाएं,
नहीं तो मैं बिहार से हूँ और वहाँ तो आप जानते हैं रिमोट के लिए गाने ही बने हैं, तो आइए। थैंक यू वेरी मच। ठीक बात है, तो मैं थैंक यू। चलो बेटा, फिजिक्स देख लिया आप लोगों ने, केमिस्ट्री भी देख लिया, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स, सीधे शॉर्ट नोट्स पे आएंगे, ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। सर लोगों ने जो बताया है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, ठीक है ना। बस एक चीज बहुत बढ़िया शुएब सर ने बोली कि सबसे पहले हमारा विजन अच्छा होना चाहिए। अगर विजन हमारा अच्छा नहीं है, उसके बाद आप 20 बार रिवीजन करिए, इट इज वर्थलेस, टोटली वर्थलेस, बेकार है वो। विजन आपका अगर बहुत शानदार है तो रिवीजन आपका उससे ज्यादा शानदार होगा, ठीक है। चलिए, अब रिवीजन के लिए हम लोग अगर पूरा सिलेबस एक बार में देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, हम उतना कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हर चैप्टर्स के या इवन हर टॉपिक्स के, हर सब्जेक्ट्स के अब छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स, 20-20 पन्ने का चैप्टर है, आपने 2 से 3 पेज में पूरे शॉर्ट नोट्स को निपटा लिया, ठीक है। ये हम बनाएंगे कैसे, देखिए बायोलॉजी के केस में हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए हमारे चैप्टर में क्या क्या है, दैट इज स्केलेटन ऑफ अ चैप्टर, ठीक है भाई। सर ने बताया था हड्डी है, हड्डी जब आएगी तभी मांस आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग के दिमाग में हड्डी होगी कि कौन सी हड्डी कहां पे है, उससे रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स के बारे में क्या कर लेंगे, एक अच्छा डिस्कशन करके उसको नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है ना भाई। देखिए अब एक चीज और कि बेटा हर बच्चे के शॉर्ट नोट्स जो होंगे थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो आपसे मैं ये अपील करूंगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएं, किसी के बोरो ना करें, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना परसेप्शन होता है, वो उस हिसाब से अपने मतलब वो ये देखेगा कि मेरे लिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स 10 में से 7 पॉइंट्स जो होंगे वो कॉमन होंगे सबके शॉर्ट नोट्स में, बट जो 3 पॉइंट्स होंगे वो डिफर करेंगे सबके अलग अलग इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अब हम लोगों ने ये चैप्टर लिया था, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि ये आपने कुछ समय पहले ही पढ़ा हुआ है, तो जब आपने कुछ समय पहले पढ़ा है तो ये आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। अभी होगा भी शायद आपके दिमाग में थोड़ा बहुत। चलिए इसमें हमने देखा क्या था, टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, एनाटॉमी एनिमल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो छोटी सी एक बात कि टिश्यू क्या है, ठीक है। टिश्यू हमने डिफाइन कर लिया, व्हाट इज टिश्यू, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, हमारे पास कितने टाइप के टिश्यूज हैं, और ये चीज बेटा सारी की सारी चीजें हम लोग को किस में करनी है, फ्लो चार्ट पैटर्न में। अगर फ्लो चार्ट पैटर्न है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, टिश्यू हमारे पास कितने हैं, इसमें थोड़ा सा नहीं आ पाया है, तो टिश्यू अपने पास कितने हैं टोटल, 4 टाइप के। हमने चारों के 4 टिश्यू अपने एक पेज में ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला कौन सा है, हमने एपिथेलियल, ये देखा था। अब एपिथेलियल देखा है तो एपिथेलियल में सबसे पहले कौन सा है, सिंपल और कंपाउंड, ये आपको पता है। अब अगर सिंपल और कंपाउंड में, तो सिंपल में कौन कौन से हैं, पहली बात ये हम सबको पता होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं कि सिंपल को सिंपल क्यों कहते हैं, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड, ठीक। कंपाउंड को कंपाउंड क्यों कहते हैं ये भी हमको पता होता है। पर सिंपल में कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, सिंपल में कितने टाइप के हैं, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल, बस, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ उसमें खास इंपॉर्टेंट है नहीं, और अगर है तो वो फिर शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस के बाद कौन सा, क्यूबॉइडल। तो एक तो हमारे दिमाग में विजन अगर अच्छा था तो हमको पता चल जाएगा क्यूबॉइडल का मतलब कौन से सेल्स हैं, क्यूब लाइक, ठीक है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होगी, सेम, ठीक है। तो ये क्यूब लाइक सेल्स के 2 फंक्शन है, या तो क्या करेगा, सेक्रीशन, या फिर क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। एक बात और शायद बताई थी, रेयरली डिफ्यूजन, ठीक है, बस। फिर हमने देख लिया था ये इसके टाइप। उसके बाद इनमें कुछ जगह क्या हुआ था, मॉडिफिकेशंस। अच्छा, जब इनमें मॉडिफिकेशंस हुए थे तो वो मॉडिफाइड होकर 2 टाइप के बन गए थे, बस। और वो 2 टाइप और दोनों के अपने अपने एग्जाम्पल, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट कॉलमनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हमने देखा था कि जब भी कॉलमनर की बात आती है तो सीधे सीधे सबसे पहले क्या सोचना है, जीआईटी, समझ पाए, जीआईटी हमने देख लिया। अब उसमें फिर कुछ में क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन, एक तो सिंपल और मॉडिफाइड। जो मॉडिफाइड होंगे उनके एग्जाम्पल ये, क्या ये बात समझ पाए। अब जब आप अगर इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक पूरा पेज, एक पेज मतलब कि
फ्रंट और बैक, लगभग कितना हो जाएगा? क्या ये बात समझ पाए? आपने उसको खत्म कर लिया मुश्किल से 4 से 5 लाइन में, ठीक है भाई। सेम वे में इधर और आ जाते हैं अगर, अच्छा सिंपल हो गया, सिंपल में फिर और आगे आए थे, इसी में सीलेटेड हमने देखा था, ठीक है भाई। सीलेटेड में 2 में सीलेटेड होते थे, कॉलमनर में और क्यूबॉइडल में, बस, और उनके 3 एग्जाम्पल, ठीक है। फिर सिंपल के बाद अब किस में आए थे? कंपाउंड में। अगर हम कंपाउंड में काम करते हैं, रुक जाओ भाई मैं कर लूंगा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। चलिए, उसके बाद कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड में कितना देखा था? थे हमारे पास 3, सिलेबस में क्या था? केवल 1, ठीक है। तो शॉर्ट नोट बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे? 3 अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक में ही बनाएंगे, उसी में तीनों को लेबल कर देंगे, क्योंकि हमने देखा था सिर्फ टॉप लेयर के बेसिस पे हम क्या करते थे? नेमिंग करते थे, बस वो बना दिया, उसका नामकरण किया, नामकरण करने के बाद उसका एग्जाम्पल। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बोलिए भाई, ठीक है। फिर हमने और चीज देखी थी, कुछ क्या देखे थे? ग्लैंड्स, समझ पाए? अब ग्लैंड्स कैसे आई थी? जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो जब मॉडिफाइड हो जाते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लैंड्स में। तो वो हमने ग्लैंड्स के बारे में देख लिया था कि यूनिसेलुलर कौन सी है? एग्जाम्पल। मल्टीसेलुलर क्या है? उसके एग्जाम्पल, ठीक है भाई। चलिए, फिर हमने कुछ और आगे देखे थे, किसमें? जंक्शंस के बारे में। जब जंक्शंस के बारे में देखे तो सिंपल 3 टाइप के जंक्शन। क्या ये बात समझ पाए? बोलो भाई। एक चीज बेटा और ऐड करना, जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं हम लोग, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ये करते हैं कि हम समरी पे ध्यान नहीं देते हैं। बायोलॉजी में मैं खास तौर पे बोल रहा हूं, समरी पे हमको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। जो आपसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना टेस्ट में, वही होते हैं कि हम चैप्टर तो लाइन बाय लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं, याद कर लिया, समरी पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो समरी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, ठीक। चलिए, जंक्शन हमने देख लिए थे, 3 टाइप के जंक्शंस थे, तीनों के बारे में हमारे दिमाग में थोड़ी छोटी इमेज है, याद है? डेस्मोसोम्स, मायोफाइब्रिल्स, सॉरी टोनोफाइब्रिल्स, याद है? चलिए ठीक है, इमेज है हमारे दिमाग में। अब कनेक्टिव टिश्यू, इस बच्चे ने, मैंने एक बच्चे से लिया है, इसने इस फॉर्मेट में लिखा है, और जब मैंने आपको क्लास में बताया था तो कैसे फॉर्मेट में बताया था? फ्लो चार्ट पैटर्न में, याद है? वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला लूज एग्जाम्पल, ठीक है ना। और एक चीज देखिए, मैंने बताया था 3 चीजें हमको देखनी है टिश्यू में, एक सेल, दूसरा क्या था? फाइबर, तीसरा मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखिए, फाइबर्स जो हैं वो मोस्टली ज्यादातर में क्या थे? कॉमन चले थे, कुछ में अलग थे, ठीक है ना। बोन में हम पहुंचे थे तो वहां पे अलग आ रहे थे, बट ज्यादातर कॉमन। मैट्रिक्स क्या हो रहा था? डिफरेंट हो रहा था, अलग अलग में। तो जो चीज डिफरेंट है शॉर्ट नोट में सिर्फ वही मेंशन करेंगे, समझ पाए? बोलो भाई। जैसे हम लोग देखा था कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड ज्यादातर क्या था? कॉमन था, मत लिखिए, ठीक है ना। जो एक्सेप्शन जहां पे था वहां पे हम उसको मेंशन कर लेंगे। तो डेंस टेंडन लिगामेंट, ठीक है, बस। फिर उसके बाद इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखिए स्किन आ गई, फिर स्पेशलाइज्ड में ये। अब एक बात और, अगर हमारा विजन अच्छा होगा तो जैसे ही हम टेंडन और लिगामेंट की बात करेंगे तुरंत हमारे दिमाग में फोटो बन जाएगी, समझ पाए? बट वो तभी फोटो बनेगी जब क्लास में अटेंटिवली 100% अटेंशन के साथ आप बैठे थे तो, ठीक है बेटा। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम किस में आ गए थे? चलिए, ये वही है जंक्शन से, यहां पे फोटो आई है, ठीक है ना। दूसरे में हम किस में आए थे? कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है ना। क्या ये बात समझ पाए? अब इसमें हमने देखा था कि एक चीज थी जो लगभग सब में पाई जाती थी, वो फाइबर किस में एब्सेंट था? ब्लड में, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लिख लेंगे। बाकी कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं हम इसके बारे में लिखेंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद उनके छोटे से रफ डायग्राम, बहुत शानदार डायग्राम नहीं बनाने हैं। आज मैं देख रहा था एक बच्चे कॉपी एकदम कलरफुल डायग्राम बना के बैठा था, ठीक है ना। शानदार डायग्राम नहीं बनाने, एक रफ आइडिया, ताकि हम शॉर्ट नोट देखें तो हमारे डायग्राम से हमें इमेज बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद कार्टिलेज हमने देख लिया था, याद आ रहा है? इमेज बनी हमारी कार्टिलेज में कि नहीं बनी थी? ठीक है, चलिए ये भी हमारा हो गया था। लूज में हमने एरियोलर और एडिपोज ये सारा देख लिया था, और एडिपोज में चीजें ये आई थी। अब कौन कौन सी चीजें आई थी?
कहां पे है पहला पॉइंट, ठीक है, कहां पे और कहां पे है ये वाला पॉइंट, ये तीन चीजें सेल, फाइबर और मैट्रिक्स, बस यही सब में क्या करता है, वेरी करता है, और उसके बाद अलग अलग टाइप के हमारे कनेक्टिव टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने दो टाइप के शॉर्ट नोट देखे हैं, दो टाइप नहीं, दो बेसिकली देखे आज सिर्फ, एक एपिडर्मल वाला एपिडर्मिस का और दूसरा कनेक्टिव, ठीक है बेटा। जो हमारा न्यूरल है और जो हमारा मस्कुलर है वो हमने इससे ज्यादा डिटेल में उन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखा था, वहीं पे उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, यहां पे कर रहे हैं, दैट इज गुड, ठीक है। क्या ये आप बात समझ पाए? तो शॉर्ट नोट्स में हमको सिर्फ इतना लिखना है कि 20 पन्ने का चैप्टर 2 पेज में खत्म हो जाए, ठीक है। एक पेज में आपका पूरा एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू खत्म, एक पेज में आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म। क्या ये बात समझ पाए? उसी से रिलेटेड उसके रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स और उसी से रिलेटेड जो भी प्लस एक्सेप्शनल पॉइंट्स जो हैं वो हम वहां पे मेंशन कर लेंगे। और फिर से सारे बच्चों के बेटा एक्सेप्शनल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। कुछ को सबको सारी चीजें याद रहती हैं, उनके लिए कम होंगे शॉर्ट नोट्स और छोटे होंगे, जिनको कम याद रहता है उनके शॉर्ट नोट्स थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में तो बेटा इतना ही है, ठीक है ना। सर आप कुछ कंक्लूड करिए जी, इसको आगे। आइए सर, आ जाइए अभी आइए। तो अभी समझ में आया कितने लोग शॉर्ट नोट बनाना, ठीक है, इसको हटाना है, अच्छा इसके बाद भी कुछ है, नहीं है, तो एंड है। तो क्या अभी सभी लोग को समझ में आया शॉर्ट नोट? कितने लोग शॉर्ट नोट की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं? समझ गए आप? देखिए हमारा शॉर्ट नोट बनाना मकसद क्यों है? क्योंकि उनको रिवीजन करना है। हमारा सिलेक्शन किससे होगा? रिवीजन से। विजन से, उसके लिए विजन जरूरी है। सिर्फ कई लोग क्या करते हैं कि साल भर नहीं पढ़ते हैं, ठीक, और जैसे ही कोचिंग्स का बाजार गर्म होता है तो रिवीजन क्लासेस शुरू होती है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं और सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने साल भर विजन नहीं किया उसका रिवीजन नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो विवेक सर ने बोला, शोएब सर ने बोला, मैं भी बोल रहा हूं कि आपको सबसे पहले विजन करना पड़ेगा। देखिए सिलेक्शन जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है कड़ी तपस्या का, और तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आपको आग में जाके खड़े हो जाना है। तपस्या का मतलब ये 7:30 बजे क्लास आ जानी है। तपस्या का मतलब है डेली क्लास आनी है। तपस्या का मतलब है जाकर के चैप्टर को घर पे पढ़ना है। तपस्या का मतलब है क्वेश्चन लगाना है। यानी जो सिंपल काम है उसी को तपस्या कह लीजिए, वही आपका सेक्रीफाइस। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंसानी दिमाग ये सोचता है कि दुनिया में जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो आसान है, और जितनी आसान चीजें हैं उसे वो कॉम्प्लेक्स बना देता है। सिलेक्शन आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको करना क्या है? भाई 7:30 बजे आना है, यहां आए क्यों है? अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो करेंगे क्या? या तो सोएंगे या तो कोई फालतू कोई काम डिस्ट्रक्टिव करेंगे। तो बेहतर है कि आप क्लास करें, क्लास रेगुलर रहें, उसमें विजन करें। और अगर आप क्लास किन्हीं कारणों से कोई घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं चूंकि, तो अपने हिसाब से उस चीजों को शेड्यूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो विजन देन रिवीजन, नो विजन उसका कोई मतलब नहीं है। और रिवीजन करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे आप? शॉर्ट नोट। तो कितने लोग अब से एकदम विधिवत शॉर्ट नोट बनाने वाले, हर चैप्टर खत्म होने? वेरी गुड। और कब बनाना है? जब चैप्टर समाप्त हो जाए। जिस दिन कोई भी, मैंने समाप्त किया, सर ने समाप्त किया, आपने समाप्त किया, उस दिन आपको क्या करना, उस चैप्टर उसको बढ़ना है, एक बार बैठ के पूरा पढ़ना है, दिमाग लगा करके उसका एक शॉर्ट नोट बना लेना। अब यह सोच लेना है कि भाई जिस दिन हम इस शॉर्ट नोट में फंसेंगे उसी दिन हम इसको डिटेलिंग में देखेंगे, या हम क्वेश्चन में फंसने लगेंगे तो डिटेलिंग में देखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं फंस रहे हैं, सब चीज सही चल रही है, तो शॉर्ट नोट इज द अल्टीमेट थिंग। क्लियर? और एक दिन में अगर आप 2 पेज का 20 पेज आपको रिवाइज करना, तो आप 10 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको बहुत काम आती है, और आपके आखिरी समय में आपको बहुत काम आएगा। पढ़ाई के ऐसा नहीं कि कोई आदमी की अर्थी जा रही है उस पर शॉर्ट नोट डाल देना, शायद जिंदा हो जाए। हाँ, कुछ लोग गलत मतलब ले लेते हैं, ठीक बात है। तो आपको आखिरी समय में बड़ा हेल्प करेगा ये, ठीक बात है। आपको अपनी बायोलॉजी में एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं जाना, जैसे सर ने बताया, एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं जाना। जो शॉर्ट नोट सब एनसीईआरटी में, कई लोग एनसीईआरटी की किताब को ही शॉर्ट नोट बना देते हैं। उस पर इतना गोच देंगे तो पहले से इतना लिखा है, अब उस पर गोचे हुए हैं, उसको भी पढ़ना है, तो इतना नहीं, वो यूजलेस हो जाएगा। या तो आप अगर एनसीईआरटी को ही शॉर्ट नोट बना रहे हैं, मैं सर आपके उससे बोल रहा हूं, तो आप लोग सिर्फ हाईलाइट करिए वो पॉइंट जिसको आपको देखना है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर आपको किताब से ही शॉर्ट नोट बनाना तो एक तरीका और भी हो सकता है, आपकी नोट्स है
उसमें खाली उसको हाईलाइट कर दीजिए जिसको आपको रिवाइज करते वक्त देखना, वरना पन्ना पलटो। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, और इंसान कंफर्ट जोन ढूंढता है हमेशा। जो उसको आता रहेगा ना, रिवीजन के बाद वो उसी को पढ़ेगा। जैसे रिवीजन आप करेंगे ना तो बार बार वही पढ़ेंगे जो आपको पहले से आता है, क्यों, मजा आ रहा है। और जो नहीं आता उसको नहीं पढ़ेंगे। रिवीजन का मतलब क्या है, जो आ रहा है सिर्फ उसी को पढ़ना, या जो नहीं आ रहा उसको मजबूत करना है। दोनों काम, दोनों काम भाई, मुझे पता था एक बोलेंगे आप। दोनों काम, जो आ रहा है उसको एक बार देख लेना कि भाई ठीक है, और जो नहीं आ रहा उसको मजबूत कर लेना। समझ आ गया सभी लोगों को? क्लियर है? तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी यह नहीं बताना आपको, आपको जाना है यूट्यूब पर बताना है? लाइक करें, इन्हें कोई लाइक नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ठीक बात है। शेयर अपने माँ बाप को करें, ठीक बात है। ये वीडियो जाके शेयर अपने माँ बाप को करें। उसका मतलब ये होगा कि वो आपके माँ बाप को भी पता चलेगा आप कर क्या रहे हैं, और दूसरा अगर उनके हिसाब से, उनके नज़र के हिसाब से आप कोई गड़बड़ कर रहे हो तो टोक भी देंगे वो कि देखो ऐसा बताया गया तो तुम ऐसा कर नहीं रहे हो, ठीक बात है। तो उनको भी पता होना चाहिए, तो उनको ज़रूर शेयर करें। बोले कि भाई आज हमको ये बताया गया, देख लीजिए ये कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं या नहीं, गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, आप बताइए। मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मिला जुला करके सभी लोग शॉर्ट टर्म बनाइए, रिवीजन दर रिवीजन दर रिवीजन दर रिवीजन, खूब रिवीजन। ये आपके अंदर एक अगर हुनर आ गया आपके अंदर तो सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक बात है। तो ये प्री दिवाली क्लास थी जब आप लोगों को एक डायरेक्शन दिया गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इस तरह की बातें कोई आमतौर से नहीं करता हुआ मिलेगा, कहीं नहीं मिलता। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को आपकी कामयाबी में इंटरेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसकी बारीकी आप तक पहुंचे ऐसा बहुत कम लोग करेंगे। दूसरी बात, हम लोग एक पोस्ट दिवाली भी ऐसी क्लास रखेंगे, मतलब दिवाली के हाँ, ठीक बात है। क्योंकि अपने को दिसंबर तक सारे नट बोल्ट टाइट चाहिए आपके, ठीक बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बार बार सर का हाथ इधर आ रहा तो मैंने कहा नहीं, मतलब कहना इसलिए चाह रहे हैं कि प्री दिवाली ये इवेंट्स इसलिए रखा गया था, ये जो आज का क्लास है, कि जो भी आपने विजन किया है उसका रिवीजन नोट्स क्या कर लें, बना लें, इसीलिए रखा गया है, ठीक। मतलब ये जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई किया है, जो भी विजन किया है, इसका दिवाली की छुट्टी हो ही रही है, उस छुट्टी में हम लोग अपने आप को क्या करें, इन्वॉल्व रखें अपने आप को, ठीक। जिस दिन पूजा है उस दिन पूजा करें, ठीक है। दिवाली की पूजा है उस दिन पूजा करें। और हमारे लिए तो होली, दिवाली, बकरीद, ईद सब एक ही दिन है, 5 मई। कब है? 5 मई। और हम अपने 5 मई को, अपने उत्सव को, अपने त्यौहार को अच्छे से मनाएं। फिर उसके बाद से जो त्यौहार आता है ऑफिशियली रिलीजियस, तो वो हम लोग जो है कॉलेज से मनाएं, ठीक है। तो ये जो छुट्टी हुई है अभी दिवाली का, तो इसमें जो है जो विजन हम किए हैं उसका रिवीजन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो समझ गया सब लोग? तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, बॉक्स बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी बिहारी अंदर का बाहर आ जाता है, तो ठीक बात है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आई होप आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा कि नहीं रहा? श्योर हैं? अब इसके आगे की बात भी करेंगे। अच्छा, एक लास्ट बात मैं और करना चाह रहा हूं। टेस्ट में जो लोग 400 से नीचे थे वो खड़े हो जाए अपनी जगह पे। बिलो 400 मार्क्स जिनके थे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। आप लोग का टेस्ट है, अभी कमिंग टेस्ट है। इस टेस्ट में आपका लक्ष्य क्या है? 400 प्लस। क्लियर है? इस पे काफी अच्छे से वर्कआउट करिए। अभी आपके पास में लगभग 7 दिन के आसपास है, तो आप जाइए, इस पे वर्कआउट करिए बढ़िया से, और आपको 400 प्लस पे जाना है। जो 400 प्लस थे वो 550 प्लस जाएंगे, और जो 550 प्लस थे वो 650 प्लस जाएंगे। अल्टीमेटली अपने को कहां पे जाके रोकना है? 650 प्लस मिनिमम। कॉन्स्टेंटली हमें कितने बने रहना है? तो ही हम 5 मई को कुछ कर पाएंगे। बढ़िया, ठीक बात है। थैंक यू, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबा दें। बेल तो यहीं बैठा, आइकॉन कैसे दबाएगा? थैंक यू।